नमस्कार। नए साल में हेलो डीडी के इस पहले कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको। और आज जिस व्यक्ति के साथ हम बात करने जा रहे हैं उसके पास भी बहुत कुछ है हमें देने के लिए। एक बात उससे पहले मैं पूछना चाहता था आपसे कि आपने बागवां फिल्म देखी है? बागवां फिल्म में दो बातें मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक सीन आता है उसमें जिसमें अमिताभ बच्चन होली खेल रहे होते हैं और बहुत मज़ा लेते हैं और लोग भी मज़ा लेते हैं। और फिर एक सीन उसके अंत में आता है जब अमिताभ बच्चन एक पूरा भाषण देते हैं और वो भाषण इतना मार्मिक होता है कि आपकी आंखें भीग जाती हैं। एक संदेश उस के माध्यम से हमारे तक पहुंचाते हैं। तो ये मनोरंजन और संदेश, इन दोनों चीज़ों का जो मिलाप है, जिस व्यक्ति की फिल्मों में अक्सर दिखाई देता है, उस व्यक्ति का नाम है रवि चोपड़ा। और आज हम रवि चोपड़ा साहब से बातचीत करेंगे। रवि साहब, आपका स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच जी। और मैंने जैसे कि बागवां से बातचीत शुरू की थी, शायद आपकी आखिरी फिल्म है अभी तक हाँ की। जी, हाँ जी। और एक लंबा अरसा हो गया आपको फिल्म की दुनिया में आए हुए, 30-32 साल का आपका। एक नए पहली फिल्म शायद आपकी 74-73 में आई थी, 74 में जी। ज़मीर। तब भी अमिताभ बच्चन उसमें थे, रमेश बजाज ने। तो और आज आखिरी फिल्म जो आपकी, उसमें भी अमिताभ बच्चन है। ये अमिताभ से अमिताभ तक, इस पूरे अरसे को, 25-30 साल के अरसे को आप कैसे परिभाषित करते हैं? क्या तो देखिए, ये एक लंबी जर्नी रही है एंड इसमें हमने कोशिश की है कि एक ऐसी पिक्चर बनाए ऑडियंस के लिए जो सिर्फ मनोरंजन नहीं देती मगर कम से कम कुछ कहती भी है। हमने, मेरे फादर मिस्टर बी आर चोपड़ा जी ने ये जो पौधा उगाया था, बड़ा किया है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं आगे बढ़ाऊँ। क्योंकि उन्होंने जब भी पिक्चर बनाई उन्होंने इसी हिसाब से बनाई है कि एक कुछ कहने की बात हो, कुछ मैसेज देने की बात हो। और मैंने भी कोशिश ये की है। और इस पीरियड में हमने फिल्म भी बनाई है, टेलीविज़न में भी हम आए थे, महाभारत बनाई थी हमने और अभी भी बना रहे हैं। तो इट्स बीन अ नाइस, वेरी ब्यूटीफुल जर्नी एंड रियली एंजॉयबल जर्नी। नहीं, एंजॉयबल जर्नी, ब्यूटीफुल जर्नी, ये दो अच्छे एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन आप परिभाषित कैसे करेंगे? आपके खून में फिल्म है। हाँ जी। बी आर चोपड़ा साहब आपके पिताजी हैं, उन्होंने एक इतिहास बनाया है। हाँ जी। यश चोपड़ा आपके चाचा जी हैं, उन्होंने भी एक इतिहास रचा है फिल्मों की दुनिया में। एक इतिहास आप रचने में लगे हुए हैं। ये दो पीढ़ियाँ लगातार इस एक काम में लगी रहीं और एक, जैसा कि आपने कहा कि कुछ उद्देश्य लेकर के हम चले। हमने सिर्फ फिल्म को बिजनेस नहीं माना, कुछ और भी माना। मैं चाहता हूँ कुछ और क्या है? देखिए, क्या होता है कि ये मीडियम एक ऐसा मीडियम है जिसमें मुझे लगता है आर्ट का मीडियम है। इसमें अगर आप देखें हर फॉर्म ऑफ आर्ट आता है। तो मुझे ये हमेशा लगता था कि जो आदमी इस आर्ट फॉर्म में आए तो बेसिकली इसलिए आए कि वो एक ऐसी पिक्चर बनाना चाहे जिसमें वो अपनी पूरी जान लगा दे। आप देखिए जितने अच्छे प्रोड्यूसर हुए हैं, उन्होंने पैसे के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने आर्ट के बारे में सोचा, उन्होंने अपनी पिक्चर के बारे में सोचा। राज कपूर जैसा आदमी ने अपना स्टूडियो गिरवी रखा था फिल्म बनाने के लिए। तो उसमें जो पैशन था, वो पैशन चाहिए। आई थिंक आज शायद वो पैशन कहीं गायब हो गया है। इसके कारणों पर हम जाएंगे कि क्यों पैशन गायब हो गया और क्यों चाहिए था वो। लेकिन इससे पहले मोहम्मद असलम साहब गुलबर्गा से टेलीफोन पर हैं। मैं चाहता हूँ पहले आप उनसे बात कर लें। मोहम्मद, बोलिए, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, हेलो हेलो सर जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपको नए साल की शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर, सेम टू यू। और मेरा सवाल ये है सर कि अमिताभ बच्चन के साथ आप काम कर रहे थे, इससे पहले ज़मीर में भी काम किए थे। हाँ जी। और अब बागवान जो नई पिक्चर रिलीज हुई है उसमें भी काम किए थे। हाँ जी। आपको दोनों में कैसा फर्क नजर आया अमिताभ बच्चन में? वो अमिताभ बच्चन में और ये अमिताभ बच्चन में? वो अमिताभ जी बिल्कुल जैसे एक ओल्ड वाइन मैच्योर होती है वैसे एक बड़े मैच्योर्ड एक्टर बन गए हैं। एक ऐसे एक्टर बन गए हैं जो हमेशा कैरेक्टर को समझते हैं। उन्होंने कभी अमिताभ बच्चन को अपने कैरेक्टर पे हावी होने नहीं दिया। अगर आप देखें ये हमारी पिक्चर बागबान, आपने देखा होगा कि उन्होंने एक बिल्कुल अंडर प्लेड
कैरेक्टर का काम किया है। नॉर्मल अमिताभ बच्चन जो हम जानते हैं वो अगर कोई आदमी तंग करे तो 10 आदमी को उठा के मार देता है, मगर इसमें उन्होंने एक ऐसा एक बाप का किरदार प्ले किया और बिल्कुल उसी तरह से किया है जैसा एक बाप को होना चाहिए। वो बड़े कंप्लीट एक्टर बन गए मेरे हिसाब से। यूसुफ पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी मुझे पूछना है था कि ये बर्निंग ट्रेन जो बनाई थी ना साहब ने, बहुत ही अच्छी पिक्चर थी, और ट्रेन के जो शॉर्ट्स उन्होंने फिल्माए थे वो कैसे फिल्माए थे वो पूछना था मेरे हिसाब से। स्पेशल इफेक्ट्स की बात करना चाहते हैं वो शायद। क्या था कि एक्चुअली हमने एक ट्रेन ली थी हाँ सुन रहे हैं हम। हाँ जी, हमने एक ट्रेन ली थी, राजधानी ट्रेन, और बड़ौदा और हलोल के बीच में हमने वो ट्रैक्स बुक किए थे। और एक्चुअली वो जो पूरा फायर का सीक्वेंस थे हमने एक्चुअली लाइव किए थे, और वो पूरी जो फायर थी वो पाइप्ड गैस थी। वो गैस जैसे आप जो कुकिंग गैस करते हैं उसको हमने पाइप किया था इन द कंपार्टमेंट्स, और उससे हम वो फायर करते थे, जिससे एक्चुअली किसी को चोट भी नहीं लगती थी। और वो फायर आपके हाथ में थी, अब बंद करना चाहो तो 1 मिनट बंद हो जाए, और चलाना चाहे तो 1 मिनट में चल जाए। तो इस तरह से हमने वो पूरा शूटिंग की थी। उसमें तो कुछ बाहर से टेक्नीशियंस भी बुलाए थे आपने स्पेशलिस्ट के लिए? हाँ जी, जिन्होंने एक हॉलीवुड में 20th सेंचुरी फॉक्स के वो जो हेड थे, उनका नाम था पॉल वुडसेल, उनको लेके आए थे हम। बिकॉज ये जो टेक्निक्स थे हमें उस टाइम पे पता नहीं थे, हिंदुस्तान में आए नहीं थे, तो एक्चुअली फिर उनके साथ ही आए थे। और वो पिक्चर शायद पॉसिबल ही नहीं होती अगर वो ये टेक्निक नहीं होती। हम जरा पीछे चलें, जब आप जो बात पैशंस की कर रहे थे कि विद पैशंस हम आप लोग फिल्में बनाते हैं। ज़मीर आपकी पहली फिल्म थी जो 73-74 में आई थी, उससे पहले अपने पिताजी के साथ आप असिस्ट करते रहे उनको। तो ज़मीर जब बनाई गई थी तो उस समय आपके दिमाग में क्या था? आपको याद है कि वो पहली फिल्म थी और पहली फिल्म जुबली हुई थी, सिल्वर जुबली हुई थी उसकी? हाँ जी। तो क्या सोच के बनाया था आपने? उस वक्त जब हम पिक्चर बना रहे थे तो मैं जिस फैमिली से कनेक्टेड हूँ, जिस फैमिली से वाबस्ता हूँ, उस फैमिली की पहले ही बहुत बड़ा नाम था। डैडी बहुत बड़े डायरेक्टर थे और यश अंकल भी बहुत बड़े डायरेक्टर बन कर चुके थे। तो मैं उस फैमिली की तीसरी कड़ी थी जो फिल्मों में आ रहा था। तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा बोझ था कंधे पे कि ये जो हेरिटेज है ये आगे बढ़ानी है। और यू नो जो जब आप पहले से ही नंबर 1 के साथ कंपेयर आप आतंकित थे क्या अपने पिता से, अपने चाचा से? आतंकित उनके काम से नहीं था, मगर आतंकित ये था कि मैं पीछे मैं कम न रह जाऊं उनसे। अच्छा। यू नो, तो बहुत इम्पोर्टेंट था, तो इसलिए वो था। और लकीली मेरे पास टीम बड़ी अच्छी थी, अमित जी थे, शमी अंकल थे, तो इतना मजा आया वो पिक्चर बनाने में, तो पता ही नहीं लगा कब पिक्चर कंप्लीट हो गई। शमी कपूर तो बहुत माने हुए एक्टर थे उस जमाने के, मतलब पीक पर थे वो उस समय में, और आप बिल्कुल नए थे, पहली आपकी जब वो थी। कैसा लगा आपको उनके साथ काम करना? कोई डिफिकल्टी या कोई अच्छी चीज़, क्या चीज़? नहीं, उनके साथ तो बड़ा ही मज़ा आया काम करने में। ही वॉज अ ग्रेट मैन, ही इज़ अ ग्रेट मैन। उनके साथ पहले दिन जब हम काम कर रहे थे तो हमने एक सीक्वेंस किया, एक शॉट लिया, तो उन्होंने अपनी तरफ से किया, मगर मुझे लगा कि वो थोड़ा सा ओवर एक्टिंग हो रहा है, तो मैंने बोला अंकल थोड़ा सा करें, तो उन्होंने कर तो दिया। तो फिर मुझे कहा कि बेटे मुझे नहीं लगता कि तूने करेक्ट ओके किया है, मुझे लगता है जो मैंने पहले किया था वो बेटर था। तो ऐसा अंकल देख लेते हैं, अभी क्या है एडिटिंग टेबल पे देख लेंगे। पर उनकी ग्रेटनेस देखिए कि रात को वो घर गए, उन्होंने वो दोनों सीन करके अपनी बीवी को दिखाए। अच्छा। हाँ, और मुझे फ़ोन किया, हम लोग पूना में थे शूटिंग में, मुझे फ़ोन किया, बोले ऊपर आ जा। तो मैं उनके कमरे में गया, मैं सोचा शायद डर गया कि कुछ बात होगी, पहले दिन की शूटिंग है तो थोड़ा सा वरिड था। तो ही आए और बोला कि बेटे मैंने अभी सबको ये दिखाया दोनों सीन, तेरा बेटर था, आज के बाद तेरे से पूछूंगा नहीं कि कौन सा बेटर है। That was great feeling of yours. And that is the greatness of the man also. स्टेटस का एक एक्टर ऐसा कहे वो तो उसकी ग्रेटनेस है, लेकिन आपको भी ग्रेट फीलिंग हुई? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उस टाइम उसके बाद कभी कोई तकलीफ ही नहीं हुई इस पिक्चर में। इससे पहले मोदीन खान ग्वालियर से कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। बोलिए मोदीन साहब। आप टेलीफोन पर हैं मोदीन साहब? हाँ, बोलिए। रवि चोपड़ा जी, नववर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू जी, मैं सेम आपसे टू ये यू। पूछना चाहता हूँ, जो बागवा में जो आपकी जो फिल्म की जो थीम थी, हाँ जी, वो एक्चुअल आपने अपनी जिंदगी को रियलाइज करके बनाई गई थी कि किसी की भूमिका दिमाग में लेकर केंद्रित की थी? बहुत ही मूवी बहुत बेहतरीन लगी, यकीन मानना मैंने 10 बार मूवी को देखा, आंख में से क्रमशः आंसू गिरते ही रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। क्या है कि ये पिक्चर हमने मेरे फादर ने लिखी थी। ये हम एक बार गए थे छुट्टी पे नॉर्वे,
तो वहाँ पे जब हम घूम रहे थे तो एक बहुत आलीशान सा बिल्डिंग थी, तो डैडी ने कहा कि यहाँ जाके देखें कि क्या है। तो अंदर जब गए तो पता लगा कि इट इज़ अ ओल्ड मैन्स होम। तो वहाँ पे बड़े लोग थे, तो एक कपल, एल्डरली कपल था जो इंग्लिश में बात करता था, तो हमने उनसे बात करनी शुरू की। तो डैडी ने उनसे पूछा कि साहब आपके पास तो यहाँ सब सहूलियत हैं, तो सब कुछ है, इतना आलीशान बंगला है, आप यहाँ रहते हैं तो आप खुश तो होंगे। तो बोला नहीं, हम खुश नहीं हैं। इसे क्यों? इसे क्योंकि हमारे पास हमारा घर नहीं है, वाह, हमारे बच्चे नहीं हैं, इसे वो बच्चे मिलने नहीं आते, वो देखने नहीं आते। तो उसी वक्त लिटरली आंखों में आंसू आ गए। तो डैड ने कहा कि ये पिक्चर बनानी ज़रूर चाहिए, कि ये कब की बात है? ये अबाउट 20 साल पुरानी बात। 20 साल, तब से ये थीम आपके दिमाग में घूम रही थी परिवार के? हाँ जी। तो ये एक्चुअली पहले पिक्चर डैडी बनाने वाले थे, ये पिक्चर डैडी बनाने वाले थे पहले, मगर क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो बना नहीं पाए। तो शायद लिखा था कि मैंने बनानी थी, तो इसलिए नेचुरली कि उन्होंने नहीं बनाई, आपने बनाई, लेकिन थीम वहाँ से आई थी, उनके दिमाग में थी ये बात। इस बीच शैली टेलीफोन पर आ गई है यमुनानगर हरियाणा से। शैली बोलिए, क्या सवाल है? हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ, मैं चोपड़ा साहब, आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू जी, आपको भी। सर मेरा ये मुझे हमें आपकी बागबान फिल्म बहुत अच्छी लगी और उम्मीद है कि आप वही वैसी ही फिल्में दोबारा हमें हमारे लिए बनाएंगे। कोशिश तो पूरी करेंगे। आपकी आने वाली फिल्में अभी आने वाली फिल्म के बारे में जानना चाहती हैं? हम एक और पिक्चर बना रहे हैं अभी, उस पर काम, स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, उसमें भी अमित जी हैं। इसमें हम एक कहानी है, एक डॉटर इन लॉ को एक फादर इन लॉ कैसे रिहेबिलिटेट करता है, उसके बारे में कहानी है ये। आपकी फिल्मों में जैसा आप अभी बता रहे हैं, आपके एक डॉटर इन लॉ को फादर इन लॉ कैसे रिहेबिलिटेट करता है, और ज़मीर वगैरह में भी, बाकी फिल्मों में हमने देखा कि एक पर्पस जिसकी आप बात किया करते हैं, एक सोशल पर्पस आप देना चाहते हैं। हाँ, वो हमेशा एंटरटेनमेंट और सोशल पर्पस, जिसकी बात मैंने शुरू में की भी थी, आप इसका बैलेंस कैसे करते हैं? देखिए क्या है कि सिर्फ अगर आप एक मैसेज देते हो तो वो स्पीच हो जाती है, लोग बोर हो जाते हैं। मगर आप उनको अगर मनोरंजित भी करते हो और उनको कुछ कह भी देते हो, तो वो मैसेज दूर तक रहता है। अगर आप देखें कि डैडी ने बहुत पिक्चर बनाई है, जैसे से देखिए नया दौर है, वो 1957 में उन्होंने बात की थी मैन वर्सेस मशीन की, और उसके उस समय और पिक्चर भी आई थी जो शायद उससे उतनी बड़ी हिट भी हुई थी, मगर वो आप भूल गए। मगर नया दौर आज भी याद है। क्यों याद है? क्योंकि इसमें कुछ कहने की बात थी, इसमें कुछ एक मैसेज था। तो आई थिंक वो जो थर्ड डायमेंशन जो पिक्चर में आता है, वो पिक्चर यादगार पिक्चर बन जाती है। थर्ड डायमेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और आपने तो एक शब्द में कह दिया, लेकिन मुझे लगता है ये और थोड़ा सा विशेषण चाहेगा, मैं बात करूंगा उस बारे में। लेकिन ओंकार पाटिल सतारा से कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। ओंकार, पूछिए, क्या सवाल है आपका? रवि जी नमस्ते। नमस्ते जी। जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी और आप जो पिक्चर बनाते हैं उसमें एंटरटेनमेंट के साथ कुछ मैसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप देते हैं। हाँ जी। और मैं आपके पिताजी के फिल्मों से ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ, आपके भी फिल्मों से ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ, और आप पर भी आपके पिताजी के या आपके चाचा जी जो हैं यश चोपड़ा जी, हाँ जी, उनका भी डायरेक्शन का कुछ प्रभाव पड़ता होगा। डेफिनेटली तो जी। आप क्या फर्क करते हैं सर, किसमें? उनके डायरेक्शन में और आपके डायरेक्शन में, निर्देशन में क्या फर्क होता है? देखिए, हर आदमी जो काम करता है तो नेचुरली कुछ ना कुछ डिफरेंट तो करता ही है, मगर बेसिकली मेरे गुरु, मेरे बाप सब एक ही हैं। मैं जो कुछ भी सीखा हूँ फिल्म मेकिंग में, अपने फादर से सीखा हूँ, अपने चाचा से सीखा हूँ। और क्योंकि एक्चुअली अगर आप देखें मेरे चाचा भी मेरे फादर से ही सीखे हैं, तो हम सब बेसिकली उसी पेड़ के फल हैं। और हर आदमी की थिंकिंग तो सेपरेट होती है, मगर डेफिनेटली अगर आप देखोगे हमारे जो बेस है वो सिर्फ डैडी की पिक्चरों में से है। आपने बताया कि आप अपने पिता से सीखे, अपने चाचा से सीखे। एक पेड़ के फल हैं, स्वाद तो वैसा ही आएगा जैसा पेड़ है, उस तरह का। एक और चाचा भी थे आपके, धर्म जी। हाँ जी। सिनेमेटोग्राफर बहुत बड़े अपने ज़माने के, उनसे भी कुछ सीखा होगा आपने? इनसे बहुत कुछ सीखा उनसे, बिकॉज वो मेरे कैमरामैन थे राइट टिल द लास्ट। और उन्होंने बेसिकली जो फ्रेम को इम्पोर्टेंस वो देते थे, वो शायद मैंने उनसे सीखा कि एक फ्रेम कितना इम्पोर्टेंट होता है।
कभी कभी डायरेक्टर क्या होता है वो अपने मूवमेंट में, अपने एक्शन में, अपने जो स्टोरी टेलिंग में बिजी हो जाता है, वो शायद वो मूवमेंट को कभी कभी वो कैप्चर नहीं कर पाता, हम कैप्चर नहीं कर पाता। वो शायद मैंने अंकल से सीखा। नाइस। फिर एक कपूरथला से, पंजाब से प्रमोद शर्मा आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। प्रमोद पूछिए। हेलो, मैं प्रमोद शर्मा बोल रहा हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर प्रमोद जी। बोलिए। आपकी जो बागवान पिक्चर है बहुत अच्छी लगी। मैं एक रोशन के न्यूज़पेपर का चीफ एडिटर हूँ। हाँ जी जी प्रमोद बोलिए, सुन रहे हैं हम। हाँ, आपकी जो फिल्म है मैंने कम से कम 10 बार देखी है। थैंक यू वेरी मच जी। और इतनी अच्छी पिक्चर मैंने आज तक नहीं देखी होगी। थैंक यू वेरी मच जी। और मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ जो आपने इंडिया के लिए एक अच्छी पिक्चर बनाई है। थैंक यू सर, आपने हमारा खून लिटरली बढ़ा दिया। यकीनन तुम में कोई बात होगी, ये दुनिया यूं ही तो पागल नहीं है। अब देखिए सिर्फ बागवां की बात हो रही है, आपने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं इससे पहले भी। हम चाहते तो ये थे कि उन सारी फिल्मों के बारे में बात हो, लेकिन बागवां क्योंकि सामने आ रही है। और आप जो एक बात कह रहे थे अपने पिता से, अपने चाचा से सीखने की बात, और बागवां फिल्म की कहानी बनाने की दिमाग आपके पिताजी के दिमाग में बात आई थी। तो ये जो जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बात आती है, ये कहना बहुत अच्छा भी लगता है और होना भी चाहिए। हमने उनसे जो सीखा हम दे रहे हैं, लेकिन हर जनरेशन के पास अपना कुछ देने के लिए होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि आप फिल्मों में अपना क्या दे रहे हैं, तो क्या जवाब होगा आपका? देखिए, मैं ये डेफिनेटली कहूँगा कि मैं अपनी तरफ से ये कोशिश डेफिनेटली कर रहा हूँ कि जो मैसेज हम दे रहे हैं उसको और मॉडर्न किया जाए, जो आज का किया जाए, सो दैट मे बी बिकॉज मैं इस जनरेशन से कनेक्टेड हूँ, जो जनरेशन जो आज की जनरेशन है, माय फादर प्रॉब्ली इज मोर कनेक्टेड टू द लास्ट जनरेशन। तो मैं जो आइडियाज़ हम लेके आते हैं हमारी कंपनी में, मैं उनको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करता हूँ। जैसे हमने महाभारत जब बनाई थी, तो मैंने पहली बात अपने राइटर से ये पूछी थी कि भाई साहब, मैं जब ये महाभारत बना रहा हूँ, मैं क्यों बना रहा हूँ, ये आज क्यों बना रहा हूँ महाभारत। तो जब हमने डिस्कशन, मैंने कहा जब तक हम महाभारत को आज से कनेक्ट नहीं करेंगे तो महाभारत आज बनाने का कोई मतलब नहीं है। बिकॉज हर आदमी अपनी तरफ से एक महाभारत अपनी जिंदगी में हर रोज फाइट करता है। तो ये कनेक्शन करने के लिए तो शायद वो कनेक्शन मेरी देन थी उस प्रोग्राम में। मतलब आप उसको आज के युग से जोड़ना चाहते हैं, जो भी बात आप कहना चाहते हैं। मैं चाहता था कि महाभारत की बात थोड़ा सा बाद में करूं, लेकिन क्योंकि आपने शुरू किया तो ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण है कि उस ज़माने में आपने ये सीरियल बनाया था और दूरदर्शन पर दिखाया गया था और सबसे लंबा और सबसे लोकप्रिय सीरियल था। हाँ जी। जैसे कि आपने कहा कि आप जोड़ना चाहते थे, क्यों बना रहे हैं, आपने पूछा कि आज क्यों ज़रूरत पड़ गई है महाभारत की। महाभारत एक बहुत पुरानी कहानी है, हमारे आज की कहानी भी हो सकती है, लेकिन उसके सारे पात्र, सारी सीक्वेंसेस बहुत पुरानी थी और आपने उनको कुल मिलाकर उन्हीं चीज़ों, उन्हीं संदर्भों में, उन्हीं व्यक्तित्वों के माध्यम से रखा था। क्या चीज़ ऐसी थी जो उसको आज से जोड़ती थी, जिसे आप बताना चाहते हैं? देखिए, अगर आप देखें कि हमने उसको कंटेम्प्रेरी बनाने की कोशिश की, हमने बहुत सी चीज़ें बीच में नहीं टच की जो एक्चुअली शायद आज उसको आप अंधविश्वास समझें। और जो जैसे हम बात कर रहे थे एकलव्य के अंगूठे की, एकलव्य का अंगूठा काट दिया, तो मैंने कहा कि भाई इसका एक्सप्लेनेशन तो देना चाहिए। आज की ऑडियंस पूछेगी कि साहब इसने द्रोणाचार्य जैसे आदमी ने ये किया कैसे, तो हमने उसका एक्सप्लेनेशन दिया। तो शायद ये हमारी कंट्रीब्यूशन थी, बिकॉज ओरिजिनल महाभारत वो एक्सप्लेनेशन नहीं देती है, उसमें नहीं एक्सप्लेनेशन नहीं देती। अच्छा। हमने कहा कि उसने उस द्रोणाचार्य का बेटा उनसे पूछता है कि साहब आपने ये क्यों किया, तो इसे क्यों, देखिए एजुकेशन मेरी है देने के लिए, आप मुझसे चोरी नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव रॉब्ड इट फ्रॉम मी, यू हैव नो राइट टू रॉब इट फ्रॉम मी। यू कैन टेक इट फ्रॉम मी, you can buy it from me, but you cannot rob it from me. You are satisfied with this reply? See, it's not the perfect reply, but at least we have tried to bring it closer to what it is. The fact is that आप college जाते हो, you pay fees for it and you get your education for it. You cannot say that I will go tomorrow into the college and I will not pay and I'll still get my education. खैर ये एक अपना एक एंगल है। इसी महाभारत के संदर्भ में विजय रायचूर पुणे से कुछ पूछना चाहते हैं, तो पहले उनसे बात कर लें आप। हाँ जी, विजय बोलिए, क्या सवाल है आपका? रवि जी, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी जी। हाँ, आपको महाभारत में कौन सी व्यक्ति रेखा जात से पसंद आ गई? सबसे ज्यादा कौन सा कैरेक्टर आपको पसंद आ रहा है? मुझे बेसिकली पर्सनली मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर उस सीरियल में था वाज भीष्म।
आप देखिए कि भीष्म जी जो ओरिजिनल स्टोरी में शायद भीष्म को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था, मगर वो एक ही आदमी था उस सीरियल में जिसके पास इच्छा थी कि जब मरना चाहे तब मरे। तो दैट थिंग ही हैड, एंड वो अपने प्रिंसिपल्स पे डटा रहा। ही फॉट फॉर द रॉन्ग बट डिड नॉट गो अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल्स। जाते हैं सत्यपाल, बोलिए क्या सवाल है आपका? हाँ, रवि साहब नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने पूरे भारतवर्ष को नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपकी जितनी फिल्में और धारावाहिक बने हैं मेरे को बहुत अच्छे लगे हैं, लेकिन सर मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूँ कि आपको अपने इसमें से इन फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है, तो कृपया बताएंगे आप? अभी इस वक्त तो सच बात कहूँ तो मुझे सबसे अच्छी पिक्चर मेरी बागबान लग रही है, क्योंकि मुझे इसमें मुझे पता नहीं कि क्योंकि मैं इससे बहुत कनेक्टेड हूँ इसलिए है, मगर ये एक ऐसी पिक्चर है जो मैं शायद 200 बार देख चुका हूँ। एडिटिंग करते वक्त, बनाते वक्त, कहानी भी मैंने जब किरदारों को कहानी सुनाता तो शायद 50-60 बार कहानी भी सुनाई होगी, मगर जब भी मैं इस पिक्चर को देखता हूँ मैं मूव हो जाता हूँ, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि बेसिकली हम लोग सब इमोशनल लोग हैं, हिंदुस्तानी सारे इमोशनल होते हैं। जो चीज़ आपको दिल को लगती है शायद वो सबसे बेस्ट लगती है। मतलब ये कि आप सारे सीन जीना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपकी आदर्श फिल्म थी, इसमें कहीं कोई कमी नहीं रही? देखिए वो लगता है, देखिए आप जब भी कोई चीज़ करते हो, जब नेक्स्ट टाइम आप देखते हो तो आपको लगता है कि मैं इसके और बेटर कर सकता था, मगर कोई ऐसा सीन जिससे आप बेटर करना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली उस पिक्चर में मैं इस पिक्चर से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि हमने एक अच्छी पिक्चर बनाई है, और पिक्चर जो हम चाहते थे कि लोगों को तक वो मैसेज जाए, वो मैसेज लोगों के पास गया है। और जाहिर है कि कोई भी डायरेक्टर के लिए उससे बेटर चीज़ क्या हो सकती है कि जैसे हम चाहते थे लोग रिएक्ट करेंगे पिक्चर को, वैसे रिएक्शन मिल रहा है। तो नेचुरली इट इज़ अ वेरी, बट जैसे आप इंडिविजुअल सीन्स देखते हो तो हर टाइम लगता है कि यार ये सीन में मैं थोड़ा सा क्लोज वर्क ज़्यादा कर लेता, या थोड़ा सा मैं मूवमेंट ज़्यादा कर लेता और अच्छा होता, मगर वो तो आई थिंक दैट इज़ द पार्ट ऑफ हर फिल्म के साथ। आप हर डायरेक्टर ये सोचता है कि मैं हर चीज़ बेटर कर सकता हूँ, अगर वो नहीं सोचता तो शायद वो उस दिन आई थिंक उसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक कोरियोग्राफर होते हैं, एक डायरेक्टर होते हैं, आपने कभी कोरियोग्राफी करने की सोची? क्योंकि दोनों का मिलता जुलता काम है। देखिए क्या होता है कि कुछ गाने होते हैं जिसमें डांस होता है, वो जाहिर है कि मैं डांस नहीं जानता इन दैट सेंस, तो जाहिर है कि वो मैं या कोई भी डायरेक्टर कर नहीं पाएगा। मगर जो भी गाने होते हैं जो स्टोरी बेस्ड होते हैं, तो उसमें एक्चुअली डायरेक्टर का ज़्यादा हाथ होता है, कोरियोग्राफर का कम होता है। क्योंकि अब तो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, पहले तो गाने जो थे वो स्टोरी को आगे बढ़ाने वाले हुआ करते थे फिल्मों में, आज जो है गाने बीच में डाल दिए जाते हैं। अगर हम देखो, हम नहीं करते ये, हम आज भी कहानी को राजा मानते हैं, कहानी को किंग मानते हैं, हम गाने भी डालते हैं सो दैट कहानी का एक पहलू आगे बढ़े। तो इसलिए आप देखेंगे कि हमारे गानों में आज भी एक मीनिंग होता है, एक रीज़न होता है। कोई गाना आपने डायरेक्ट किया था? अगर मैं कोई शब्द डायरेक्ट में इन्वर्ट कॉमास एक्चुअली मेरा जो पहला गाना था मेरी ज़िंदगी में, जो मैंने पहला गाना डायरेक्ट किया था, वो सैड वर्जन ऑफ तुम भी चलो हम भी चलें इन ज़मीर था। ज़मीर, अच्छा। हाँ, वो मैंने डायरेक्ट किया था, बिकॉज उस वक्त हमने डायरेक्टर बुलाया नहीं था, म्यूजिक डायरेक्टर, बिकॉज आई मीन डांस डायरेक्टर, बिकॉज मैंने सोचा कि ये मेरा काम है, इमोशन लेना है, मैंने एक कैरेक्टर का इमोशन दिखाना है, एक उसके साथ जो हस्बैंड आई मीन लड़की है उसका इमोशन दिखाना है। तो आई डोंट नीड डांस डायरेक्टर फॉर दैट, एंड दैट सॉन्ग आई डिड माई सेल्फ। रवि साहब, ज़िंदगी तो चलती रहेगी और चलती रही, और फिल्मों की दुनिया भी बढ़ती जा रही है आगे, लेकिन इस मुकाम पर जहां आप बागवान जैसी फिल्म दे रहे हैं सन 2003 में, 2004 हो गया, बागवान चल रही है अभी भी, और जिस तरह की फिल्में बननी शुरू हो गई हैं पिछले 8-10 सालों में, जिस तरह की फिल्में आई हैं, जो नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं फिल्मों में, उनको देखकर आपको कैसा लगता है? मुझे लगता है कि कहीं पे हम लोग बहक गए हैं, सब बहक गए हैं। हम कहीं पे ये भूल गए हैं कि पिक्चर में कहानी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उसके एलिमेंट्स इम्पोर्टेंट नहीं होते, कि एक आइटम नंबर इम्पोर्टेंट नहीं होता, कि एक शूटिंग करके आप स्विट्ज़रलैंड में शूटिंग करके आ गए, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। हमने स्टोरी की जो इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, स्टोरी को जो हमारे पुराने
प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स थे जो स्टोरीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस देते थे, वो शायद हम भूल गए हैं। अगर आप देखिए बिमल दा की पिक्चर देखिए या राज कपूर की पिक्चर देखिए या गुरुदत्त जी की पिक्चर देखिए, उनमें कहानी भी होती थी, उनमें सब कुछ होता था। आज क्या है, सब कुछ है मगर कहानी नहीं है, तो इसलिए वो दिल को नहीं छूती। इसलिए अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3 साल में कोई पिक्चर चलती नहीं है। हाँ, हम ब्लेम करते हैं ऑडियंस को, ऑडियंस कभी रॉन्ग नहीं होती। अक्सर फिल्म वाले ये कहते हैं कि साहब जो ऑडियंस को चाहिए वो हम उन्हें देते हैं, हम बिजनेस में हैं, जो ऑडियंस को माल चाहिए वैसा माल हम देते हैं। वो एक किस्म से सही बात है कि कोई खराब पिक्चर नहीं चलनी चाहिए, बिकॉज जब खराब पिक्चर कभी गलती से भी चल जाती है, उसमें कोई रीज़न होगा कि किसी को उसका म्यूज़िक अच्छा लगा, किसी को कुछ और चीज़ अच्छी लगी, मगर जब बुरी पिक्चर खराब चलती है तो उसके साथ 10 और बुरी पिक्चर बनती है, वो तो फैक्ट है। मगर डेफिनेटली आप देखिए कि अच्छी पिक्चर को कभी किसी ऑडियंस ने नकारा नहीं है। कभी मैं ये बिलीव ही नहीं करता कि अगर पिक्चर अच्छी हो ऑडियंस उसको देखती नहीं। तो आप ये मानते हैं कि फिल्मकार, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर वो जो माल देना चाहे वो दे, या जो उसको लगता है जनता को चाहिए वो दे? अल्टीमेटली आप एक पिक्चर बनाते हो विद योर ओन कन्विक्शंस, कि मुझे ये लगता है, जब हमने बागबान बनाई थी हमको सब ने कहा था कि आप क्या कर रहे हो, एक 10-12 साल के बाद आप वापस आ रहे हो फिल्म इंडस्ट्री में, आप एक एल्डरली कपल के साथ बना रहे हो। मुझे हर आदमी ये पूछता था इस पिक्चर में हीरो कौन है, तो मैं कहता था अमिताभ बच्चन। तो साहब अमिताभ बच्चन कैसे हीरो हो सकता है? दिस वाज द फुल इंडस्ट्री वाज सेइंग कि आप ये क्या गलती कर रहे हो। मगर हमारी कन्विक्शन थी कि ये सब्जेक्ट में अपना दम था, अपनी कशिश थी, तो इसलिए हमने बनाई। तो बेसिकली यू मेक इट विद योर ओन कन्विक्शंस। अगर आप हर आदमी वो बनाने की कोशिश करेगा जो ऑडियंस चाहती है, तो हर पिक्चर सेम लगेगी। पर आप देखिए जब गुरुदत्त जी पिक्चर बनाते थे बिल्कुल डिफरेंट बनाते थे, राज कपूर जी पिक्चर बनाते थे बिल्कुल डिफरेंट होती थी। हर प्रोड्यूसर का अपना एक स्टाइल होता था। आज हर पिक्चर एक जैसी लगती है। क्यों लगती है? बिकॉज कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर का अपना स्टाइल ही नहीं रहा। क्या कारण हो सकता है इसका? क्यों ऐसी चीज़ आ गई, जबकि उनको पता है, जैसे आपने उदाहरण दी, सबको ये उदाहरण पता है, राज कपूर भी सबको पता है, गुरुदत्त जी भी सबको पता है, और ये भी पता है कि डिफरेंट चीज़ बननी चाहिए, बात सब करते हैं, लेकिन ये ट्रेंड कैसे बन गया? आई थिंक बेसिकली हम घबरा गए हैं। हम द कॉस्ट ऑफ मेकिंग पिक्चर्स हैज बिकम सो मच दैट हम उसमें उसके पैसे वापस लाने में ज़्यादा बिजी हो गए हैं, पिक्चर बनाने में कम इंटरेस्ट लेने लगे हैं। हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन राजीव मुरादाबाद से कुछ पूछना चाहते हैं, तो पहले मैं उनको बात करने दूं। राजीव बोलिए, क्या बात करना चाहते हैं आप? हाँ बोलिए राजीव। हेलो सर, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू जी। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने जो बागबान में रोल दिया अमिताभ बच्चन जी को बाद में मार्मिक भाषण का। हाँ बोलिए। हाँ, आपने सर इतना मार्मिक भाषण क्यों दिया? बहुत ही अच्छा लगा। इसीलिए दिया होगा, इसीलिए दिया क्योंकि आपको अच्छा लगे। बेसिकली उससे हम पिक्चर का एक निचोड़ देना चाहते थे, तो इसलिए और आई एम हैप्पी कि आपको अच्छा लगा। रवि, वो सिर्फ अच्छा ही नहीं लगा है, मतलब उसमें जो इन्होंने बात उठाई है, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतना लंबा संवाद अमिताभ ने शायद नहीं बोला होगा इससे पहले, मुझे ध्यान नहीं पड़ता कभी, और इतना लंबा संवाद देना अपने आप में एक चुनौती होती है, एक्टर के लिए भी और डायरेक्टर के लिए भी। और आपने सोचा कि उससे मैं समापन करने वाला हूँ, आपकी फिल्म खत्म हो रही है उसके साथ में, तो ये आपको विश्वास कैसे होगा कि इतना लंबा डायलॉग लोग सुन लेंगे, चल जाएगा? देखिए, थोड़ी सी हिचक नहीं हुई? देखिए क्या बेसिकली अगर आप देखेंगे पिक्चर में, थ्रू आउट द पिक्चर उनको, अमित जी को, हेमा जी को बच्चों की तरफ से दुख पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने उनको मैलट्रेट नहीं किया, उनको उन्होंने झाड़ू नहीं दिलवाया, कटका नहीं दिलवाया, पर उन्होंने उनको जो प्यार देना चाहिए था वो नहीं दिया। तो थ्रू आउट द पिक्चर जो उनको चोट लग रही थी, तो वो सारी चोट जो जितनी थी उनका एक जवाब तो देना था। तो और वो उसमें मैं एक, और बेसिकली जो हम मैसेज कहना चाहते थे पिक्चर में, एक क्वेश्चन पूछना चाहता था मैं ऑडियंस से कि भाई जो आदमी आपको आपकी ज़िंदगी का पहला कदम चलाता है, क्या आप उसे उसके ज़िंदगी का आखिरी कदम चलाने में मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से हर आदमी को, हर बेटे को, हर बेटी को ये पूछना चाहिए अपने आप से। इस थीम पर पहले भी फिल्म बन चुकी है, इसी थीम का ऑलमोस्ट थोड़ी सी, बट यू सी बेसिकली नॉट इन द सेम स्टाइल। उन्होंने दैट इफ यू रिमेंबर, वो पिक्चर वाज बेसिकली द एंगर ऑफ अ फादर, एंड उसने जाके उनसे रिवेंज लिया अपने बेटों से, उनको बेटों को डिस्ट्रॉय कर दिया। वेरएज हमारी पिक्चर में वो बात नहीं थी। हमारी पिक्चर में आपका हीरो माफ नहीं करता, वो कहता है माफ कभी नहीं करूंगा, माफ नहीं करेंगे। और एक जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी उस लास्ट सीन में, आपने बहुत सोच के दिया होगा कि अमिताभ बहुत साफ साफ कह के जाते हैं कि मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगा,
लेकिन जब माँ से यही बात आती है तो माँ कहते हैं कि आज तो मेरे पास माफ़ी नहीं है देने के लिए, कल क्या आज तो yes. मतलब ये जो आपने अंतर लिटिल ओपन बिकॉज क्या देखिए लाइफ में क्या होता है कल हु नोस, मगर बेसिकली द फैक्ट इज दैट दे आर वेरी हर्ट टुडे। मैं वो दिखाना चाहता कि आज बहुत दुखी हैं कि भाई जब आप हमारे घर आते हो, जब एक बेटा बाप के घर आता है तो हर रोज दिवाली होती है, जब बाप बेटे के घर जाता है तो मातम क्यों छा जाता है? बेसिकली अगर एक बाप के पास 1500 रुपए होते हैं तो वो 1500 रुपए वो हर बच्चे के साथ बांटता है और खुद लास्ट लेता है। मगर जब आपके पास आपके बच्चे होते हैं तो आप माँ बाप को क्यों भूल जाते हो? क्या वो अपने आपके फैमिली के पार्ट नहीं है? तो यही एक देखिए आज के बिकॉज ऑफ द सोसाइटी जिस तरह बन गई है, हम लोग बहुत मे बी सेल्फिश हो गए हैं, प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये चीज़ हम ये कहना चाहते हैं, उनको मत भूलिए जो आपके फाउंटेन हेड है, मत भूलिए उनको। रमेश भी कुछ याद कर रहे हैं आपसे पूछने के लिए, रमेश अकोला से। रमेश बोलिए, क्या सवाल है आपका? हेलो रमेश। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार। मैं अकोला से रमेश जैन बोल रहा हूँ। हाँ जी। सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि फिल्मों में जो आप लोग अक्सर शराब के सीन दिखाते हैं, पशु हत्या के सीन दिखाते हैं, लोगों को मार खाते हुए दिखाते हैं, तो क्या इससे बचना नहीं चाहिए हमें? ये हिंसा जो फिल्मों में दिखाई जा रही है, मुझे लगता है वो ये जानना चाहते हैं उससे बचने की कोशिश क्यों नहीं होती, कि हिंसा क्यों इतनी दिखाई जाती है? देखिए बेसिकली एक बात तो है कि फिल्म वही दिखाती है जो ज़िंदगी में होता है, एंड ऑफ कोर्स हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको ये कहना कि ये साहब ये गलत चीज़ आप कर रहे हो, मगर शायद वो अगर वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा नहीं तो आपको मैं कैसे कह पाऊंगा कि वो चीज़ गलत है। कोशिश तो ये डेफिनेटली होनी चाहिए, एंड आइडिया 99% यही होता है कि फिल्म मेकर ये कहता है कि साहब जो आदमी पीता है वो सही बात नहीं कर रहा। आप देखोगे कि जो भी पिक्चर आप देखते हो उसमें हार्डली कोई ऐसी पिक्चर होगी जिसमें आपने कहा कि एक आदमी पीता है तो अच्छी बात कर रहा है। तो शायद एक उस तरह से हम, बट ये ज़िंदगी में ये फैक्ट ऑफ लाइफ है कि लोग पीते हैं, और इसलिए हम उसको दिखाते हैं कि कोशिश ये है कि शायद इससे आपको पता लगे कि भाई पीने से क्या हो सकता है। रवि साहब ये बात तो सब कहते हैं और हर फिल्म में इस तरह की बात होती है, ये तर्क भी होता है कि साहब हमने अंत में जाकर के वो दिखाया है ना कि पीने का नुकसान होता है, लेकिन 3.5 घंटे की फिल्म में पहले तो हम पीने के सारे गुण गाते हैं और उसके बाद कभी नहीं गाते, मतलब वो दिखाया जाता है कि पीने से शांति मिल रही है, किसी को सुकून मिल रहा है, किसी का गम दूर हो रहा है इसलिए पी रहा है। वो गम दूर हो नहीं रहा, गम दूर करने की कोशिश कर रहा है। और हम ये कहते हैं अल्टीमेटली जाके कि साहब देखिए ये गम दूर करने का तरीका नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर मैं दिखाऊंगा नहीं कि आप एक गलती कर रहे हैं, जब तक मैं वो गलती दिखाऊंगा नहीं मैं आपको कैसे सकता हूँ कि साहब ये गलती कर रहे हैं। रवि ये तर्क बहुत स्पष्ट है अपने आप में कि भाई हम सीख करना चाहते हैं, लेकिन वो जो ठीक होता है लास्ट के एक रील में होता है। देखिए क्या बेसिकली तो जो मैसेज आता है वो मैसेज पूरी 3 घंटे की फिल्म का होता है, वो लास्ट का सिर्फ नहीं होता है। अगर जैसे आप ही की इसी फिल्म में अमिताभ वाले बागवान में ये सारी फिल्म लगातार मैसेज दे रही है, सिर्फ वो भाषण आखिर का मैसेज नहीं है उसका, हर जगह आपको लगता है। लेकिन आज जो फिल्में बनती हैं उनमें बेचने के नाम पर मुझे ऐसा लगता है कि बेचने की इच्छा कुछ ज़्यादा है फिल्म मेकर्स में, और इस तरह की चीज़ें हम परोसना चाहते हैं ताकि हम उसकी तरफ आकर्षित हों। आपको नहीं लगता ऐसा? डेफिनेटली लगता है। बेसिकली क्या है, आई थिंक हर आदमी की थिंकिंग होती है। कोई आदमी ऐसा होगा जो समझता है पीना बुरा नहीं है, तो नेचुरली जब वो पिक्चर बनाएगा तो वो ये दिखाएगा ही नहीं कि पीना बुरा है। अगर आप और मुझे लगता है कि पीना अच्छा नहीं है तो नेचुरली हम वो दिखाएंगे। सिर्फ पीने का नहीं, वो जो पूछना चाह रहे थे आप, जैसे हिंसा दिखा रहे हैं, बलात्कार दिखा रहे हैं, इतना ज्यादा चीजें दिखाने शुरू कर दी गई हैं। एक तो मैं जैसे मैंने आपको कहा कि वो तो डेफिनेटली फैक्ट है कि हम लोग बहुत से प्रोड्यूसर्स हम लोग थोड़ा सा बहक भी गए हैं। हमको पिक्चरों की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, हमें ये समझ नहीं आ रहा, कभी बहुत बात समझ नहीं आता कि साहब क्या चलता है, तो हम समझते हैं कि साहब ये चल जाता है। आइटम नंबर आए हैं तो 1-2 आइटम नंबर चल गए तो हर आदमी समझता है आइटम, क्योंकि एक बार पहली बार आए तो न्यू चीज़ थी तो चल गई, मगर अभी हर आदमी डालना चाहता है तो वो इसलिए डाल रहा है क्योंकि वो समझता है कि इससे शायद मेरी पिक्चर चल जाएगी। आज जो पहली पिक्चर की कॉस्ट होती थी 10, 15, 20, 50 लाख रुपए, आज तो करोड़ों में चला गई है। तो प्रेशर ऑन द प्रोड्यूसर बहुत बढ़ गया है, तो इसलिए शायद वो इसलिए करते हैं। मगर मुझे लगता है जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली स्क्रिप्ट चलती है। आपने एक बार कहा था कि ये जो मीडिया है करप्ट हो रहा है एंड वी वोंट लेट इट बी करप्टेड,
यस तो ये करप्ट हो रहा है वाली बात तो थोड़ा सा हमें संकेत मिला कि इस तरह से हो रहा है, आइटम सॉन्ग्स आ रहे इसी हैं, corrupt- लेस इज मोर, इसी कम से देखिए- कम कपड़े पहनाए जाएं हीरोइंस को। देखिए एक डैड ने पिक्चर बनाई थी अबाउट बलात्कार कॉल्ड इंसाफ का तराजू। उसमें हर गुंजाइश थी। जीनत अमान जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस थी, तो उसमें जितना चाहे हम दिखाना चाहते थे दिखा सकते थे, पर कभी कोशिश नहीं की, बिकॉज हम ये कहना चाहते थे कि जो चीज़ हुई वो अच्छी नहीं हुई। तो इसीलिए वो लोगों ने सराही, लोगों को अच्छी लगी, बिकॉज हमने वो वी डिड नॉट ट्राई टू वल्गराइज इट और कमर्शलाइज इट। तो आज इतना कमर्शलाइजेशन हो गया फिल्मों में ना, उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिया है जिसके माध्यम से बहुत कुछ किया जाता है, ऐसा आप लोग मानते हैं, तो इतना कमर्शलाइजेशन, इसका क्या इलाज है? इसका इलाज यही है कि भाई प्रोड्यूसर्स हैव टू गेट मोर रिस्पॉन्सिबल। ये तो हर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को देखना चाहिए, अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को देखना चाहिए कि मेरे हाथ में इतना पावरफुल मीडियम है, और इतना पावरफुल मीडियम हाथ में होने के बाद आई शुड ट्राई टू मेक गुड यूज ऑफ द मीडियम। एंटरटेनमेंट तो चाहिए, एंटरटेनमेंट तो बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ है, पर एंटरटेनमेंट के साथ साथ थोड़ी सी अगर हम कुछ कहने की बात कर दें, कुछ, या अगर हम एंटरटेन भी करें तो ऐसी एंटरटेनमेंट करें जो आपको गलत साइड नहीं लेके जाए। बहुत अच्छी पिक्चर। तो ये सही और गलत कौन तय करेगा रवि? वो तो अल्टीमेटली आपको ही करना पड़ता है। इसी देखिए आज जैसे यशंकर पिक्चर बनाते हैं, मे बी उनकी पिक्चर में उतना मैसेज नहीं होता, मगर उनकी पिक्चर में नंगापन नहीं होता, वल्गैरिटी नहीं होती, तो पिक्चर लोगों को अच्छी लगती है। आज वो जिस मुकाम पे पहुंचे इज ऑल बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही हैज मेड द राइट पिक्चर्स। मीडिया में ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं जो ये मान के चलते हैं कि हमारा काम कोई आदर्श देना नहीं है, हमारा काम समाज को सुधारना नहीं है, अभी हैं, और वो ऑन रिकॉर्ड हैं वो लोग। वो कहते हैं हम एक मनोरंजन देना चाहते हैं, और ऐसा मनोरंजन जिससे आदमी थोड़ी देर के लिए अपनी सारी परेशानियों को भूल जाए, वो इसी के लिए सिनेमा घर में आता है, ऐसा वो मानते हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देयर इज नो हार्म इन दैट। आप मनोरंजन दीजिए, मगर मनोरंजन को बिल्कुल घिनौना करने की क्या जरूरत है? मनोरंजन तो देखिए, मनोरंजन तो खूबसूरती से भी दिया जा सकता है। यू कैन डू इट, एंड लोग कर रहे हैं, ये तो नहीं कर रहे, और लोग कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं दूसरी तरह से? फर्रुखाबाद से शैलेश तिवारी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। शैलेश, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार रवि जी। नमस्कार जी। आप सबसे पहले तो आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू जी, सेम टू यू। सर, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका बैनर इतना बड़ा है, तो आप नए लोगों को चांस देना चाहते हैं अपने आप? हाँ जी, जरूर देना चाहते हैं, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि हम नहीं, जैसे आपसे कोई डायरेक्टली मिलना चाहे सर, तो आप उसको चांस देंगे क्या? ज़रूर देंगे। अगर आप एक्चुअली देखेंगे कि जितना शायद इजीली हमारे यहाँ लोगों को आने का आना, हमारे पास आना इतना इजी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग आएँ, बिकॉज जब तक मैं आपको मिलूंगा नहीं, जब तक मैं आपको देखूंगा नहीं, मुझे पता नहीं कि आप में कुछ हुनर है या आप में वो जो लुक्स चाहिए वो है कि नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों को मिलते रहें, और हमारे यहाँ हम किसी पे कोई रोकथाम नहीं है कि आप हमको आके मिल नहीं सकते। तो शैलेश, आपको निमंत्रण है ये, अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा प्लीज़। रवि साहब, ये जो आपने बताया लोगों को लेने वाली बात जो है, अमिताभ बच्चन को आपने 30 साल बाद अपनी फिल्म में लिया, ये 30 साल तक आपको कोई रोल उनके लायक नहीं लगा था, या कोई खास कारण थे? नहीं, बेसिकली कि उस टाइम पे जिस टाइप की हम पिक्चर बना रहे थे उसमें हमको लगा नहीं कि वो फिट हो रहे हैं। एक बार बर्निंग ट्रेन में हम लोगों ने उनसे बात की थी, मगर डेट्स का प्रॉब्लम था, तो उसके बाद वो बात आगे बढ़ी नहीं। मैं पूछना इसलिए चाह रहा था कि कुछ खास चीज़ होती है जैसे आप स्टोरी को देख कर पात्र चुनते हैं, या पात्रों के हिसाब से स्टोरी बनाते हैं? हम वो कभी नहीं करते एक्चुअली। ये हमारे यहाँ वो कभी नहीं होता। हमारा कैरेक्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट, द आर्टिस्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि साहब ये तो आपके लिए स्टोरी लिखी गई है। देखिए, जब अब बागबान को ही ले लीजिए, बागबान जब हमने बनाई थी तो फिल्म इंडस्ट्री में लोगों ने कहा था कि क्या कर रहे हैं आप, एक आदमी जो साला एंग्री यंग मैन है, वो एक आदमी उठ के तो एंग्री ओल्ड मैन भी हो सकता है वो। हमारा उसमें भी अगर आप देखिए, हमने उसको एंग्री जिस तरह से लोग एंग्री मानते उस एंग्री किया नहीं था। वो ये तो नहीं है कि उठ के 20 आदमी को मारा तो वो चित हो गए। तो हमने उनको इसलिए लिया बिकॉज वी थॉट ही वाज द राइट मैन फॉर द रोल। हम ये कभी ये नहीं सोचते कि आर्टिस्ट बहुत बड़ा है तो चलो आर्टिस्ट के हिसाब से स्टोरी बना लो, हम वैसा काम नहीं करते। एक फिल्म आपने दिलीप साहब के साथ भी बनाई थी। हाँ जी, मजदूर। दिलीप के साथ में काम करना उन जैसे आर्टिस्ट के साथ में और अमिताभ जैसे आर्टिस्ट के साथ काम करने में कोई बेसिक अंतर आपको दिखाई दिया? एक्चुअली बिल्कुल नहीं, बिकॉज दोनों ही इतने इन्वॉल्व हैं
दिलीप अंकल भी इतने इन्वॉल्व हैं अपने अपने काम में, वो तो आपको जब तक वो तैयार नहीं होते वो आपको आपके पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा, हाँ, ही इज ऑल्सो, एंड सेम थिंग विद अमिताभ, दे आर बोथ, सी अल्टीमेटली इन दोनों में वो भूख है, दे हैव अ डिजायर टू बिकम, टू डू बेटर। ये मैंने बहुत कम एक्टरों में देखी है, पर इन दोनों में तो बहुत ही है। अभी देखिए ना, बोथ ऑफ देम आर इन दिस एज ऑफ देयर लाइफ, जिंदगी का हर पोजीशन ले चुके हैं, मगर दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर वर्क, कमिटेड हैं वो लोग। अच्छा, रतन सिंह बड़ौदा से कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। रतन, पूछिए, आपका क्या सवाल है? हेलो जी। हाँ जी, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ जी, सवाल ये है कि ये बीआर फिल्म्स में दिलीप कुमार साहब बहुत पहले से नया दौर से जुड़े थे। अभी इन्होंने, रवि साहब ने फिल्म बनाई थी अभी मजदूर, उसमें उन्होंने काम किया दिलीप कुमार के साथ, तो इनसे हम सुनना चाहते हैं दिलीप कुमार साहब के बारे में। ये कुछ और सुनना चाहते हैं? जितना आपने बोला वो काफ़ी नहीं है। सी, दिलीप साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, एक टोटल मुकम्मल आर्टिस्ट, एक फैंटास्टिक आदमी। अगर मैं इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लुक अप टू करता हूँ, दिलीप अंकल सबसे शायद ऊपर खड़े होंगे उसमें। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा आदमी जिसने ज़िंदगी में कभी पैसे के पीछे भागा नहीं, सिर्फ काम के पीछे भागा। वो ऐसा आदमी था, जब वो टॉप पे थे तब भी एक पिक्चर एक टाइम पे करते थे। वो आदमी जिसने डेविड लीन जैसे डायरेक्टर को ना कह दी क्योंकि उसके पास दूसरी पिक्चर चल रही थी और एक पिक्चर चल रही थी, तो ऐसे आदमी के बारे में आप क्या कहेंगे? और इतने प्यार वाले आदमी हैं, इतने अच्छे इंसान हैं कि मैं तो सिर्फ ये चाहूँगा कि वो उनको बहुत ही लंबी उम्र लगे। दिलीप साहब के साथ काम करने में इस तरह के एक्टर जब सामने होते हैं तो डायरेक्टर की कितनी भूमिका रहती है उसमें? वो तो इतने मजे हुए होते हैं। सी, बेसिकली जो राह है वो तो अल्टीमेटली डायरेक्टर को ही दिखाना पड़ता है, बिकॉज हर एक्टर अल्टीमेटली अपने रोल के अंदर फंस जाता है और वो अपने रोल के हिसाब से सोचता है, मगर डायरेक्टर को पूरी फिल्म के हिसाब से सोचना पड़ता है। तो एक राह तो दिखानी पड़ती है, मगर एक इन जैसे एक्टर होते हैं तो वो इतने अपने कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं तो आपकी तकलीफ आधी हो जाती है। अच्छा, एक सवाल बहुत छोटा सा आंसर चाहता हूँ उसके लिए कि अब अगर आपको कोई और प्रोजेक्ट हाथ में लेना है तो आप कैसा लेना चाहेंगे? मैं हमेशा वही लेना चाहूँगा प्रोजेक्ट जो, जैसे हमने कहा कि हमारी जो यूएसपी है बीआर फिल्म्स की, कि वो कुछ कहे, कुछ सिखाए। हमारे पास 2-3 प्रोजेक्ट्स हाथ में हैं जिन पे काम चल रहा है, एंड ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू से समथिंग एट द सेम टाइम एंटरटेन यू। शुक्रिया बहुत बहुत रवि साहब, आप बहुत कुछ कहें, कुछ नहीं बहुत कुछ कहें, और आपकी फिल्मों के माध्यम से कुछ संदेश भी जाए। जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं होनी चाहिए, फिल्म कुछ देने वाले भी होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं नए साल में और उसके बाद आने वाले सालों में आपसे ऐसा कुछ नया मिलेगा, बहुत नया मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, धन्यवाद।